नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है उसका हेडिंग देखकर बहुत सारे मुझे सुनने वाले चौंक जाएंगे कि ये अगर बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो 4 मई के दिन जिस दिन मतगणना होने वाली है उस दिन दोपहर तक बीजेपी को हारना जरूरी है। ऐसे कैसे बोल सकता है? ये तो बीजेपी को जिताने की कोशिश हमेशा करता रहा है, बीजेपी की अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, तो आज अचानक चुनाव के नतीजे बिल्कुल नजदीक आने के बाद ये उल्टा क्यों बोल रहा है? तो मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूं। मेरा हेडिंग है, अगर आप गहराई से और समझदारी से पढ़े तो मैंने कहा है कि 4 मई के दोपहर तक यानी 12 बजे तक बीजेपी को हारना जरूरी है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले कुछ 12-15 साल से मैं देख रहा हूं, जब जब चुनाव होते हैं देश में और बीजेपी अच्छी परिस्थिति में रहती है, माहौल बीजेपी के लिए अच्छा होता है, फिर भी हमारे मीडिया में ओपिनियन पोल से लेकर एनालिसिस तक हर जगह चुनाव के अंतिम नतीजे आने तक या काउंटिंग शुरू हो जाने तक बीजेपी हारती है। ये हमारे यहाँ का मीडिया का बहुत पुराना भविष्य है, लेकिन हारती तो नहीं है। आपको याद होगा, जब हरियाणा को चुनाव हो रहा था तो हरियाणा के चुनाव में मतगणना शुरू होने के 2 घंटे तक बीजेपी कैसे हार रही है, और जो चुनाव नतीजे आ रहे, आंकड़े आ रहे, उस पर ध्यान ना देते हुए बहुत सारे चैनल पर हम ये चर्चा सुन रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस का कौन सा मुख्यमंत्री होगा, कौन सा नेता मुख्यमंत्री होगा, श्रीमती शैलजा या हुड्डा या सुरजेवाला। इस पर चर्चा हो रही थी, न तो आंकड़े पर चर्चा हो रही थी। और कुछ 90 में से 70, 75, 80 तक सीटें कांग्रेस को दिखाई जा रही थी। और कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता पवन खेड़ा तो प्रधानमंत्री को जलेबी भेजने के लिए आमादा हो गए थे। और देखते 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 जब ईवीएम की गिनती शुरू हो गई तो ईवीएम के गिनती के बाद मामला पलटने लगा, क्योंकि शुरू हुआ था तब पोस्टल वोट जो थे उसकी गिनती हो रही थी, ना कि एक्चुअल वोटिंग की गिनती हो रही थी। जो सरकार के कर्मचारी चुनाव के या और किसी ड्यूटी पर रहते हैं उनके लिए पोस्टल वोट की सुविधा होती है, वो दूर कहीं रहते हैं और 4, 5, 6 दिन 8 दिन पहले से ही अपना वोट भेज देते हैं, सील बंद वोट देते हैं, उसको पोस्टल वोट बोला जाता है। और एक्चुअल बैलेट पेपर या ईवीएम की गिनती शुरू होने से पहले ये पोस्टल वोट की गिनती शुरू हो जाती है। और पोस्टल वोट की गिनती जो होती है वो 1% भी वोट नहीं होता, लेकिन आंकड़े तो आ जाते हैं। और आंकड़ों में अगर 80%, 90% कांग्रेस है तो ये लोग कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाने लगे थे। लेकिन जैसे ही ईवीएम के पहले राउंड के आंकड़े सामने आए, सब भौचक्के रह गए, क्योंकि देखते देखते आंकड़े बदलने लगे। जो आंकड़े 70-20 या 18-72 दिखाई दे रहे थे वो पलटने लगे। कांग्रेस 70-75 से हटते 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 50 के नीचे तक आ गई, 40 के नीचे आ गई। और बीजेपी देखते देखते 17-18 से लेकर 48-50 तक जा पहुंची और सब बोल गए करिश्मा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है दोस्तों, हम जो देखना चाहते हैं, हमें जो चीज देखने में खुशी होती है, वो चीज सामने हो या ना हो हमारे दिमाग में तो होती है और हम वो देख लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाली चीज अलग हो, हम जो चीज देखना चाहते हैं वही सामने देखते हैं जो होती नहीं है। और बिल्कुल वही बात
हरियाणा के चुनाव में हो गई, वही बात महाराष्ट्र के चुनाव में हो गई, वही बात दिल्ली के चुनाव में हो गई, और वही बात बिहार के चुनाव में भी हुई। और ये पिछले 1-1.5 साल की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा 2014 में भी यही हुआ था, क्योंकि 1984 1984 के बाद किसी भी 7 लोकसभा चुनाव में किसी भी एक पार्टी को या एक गठबंधन को साफ साफ बहुमत नहीं मिला था, और इसलिए 8वें चुनाव में भी किसी एक पार्टी को या एक गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा, इसकी हर मीडिया को गारंटी थी। टीवी चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, अखबार हो, सब छाती ठोक कर बोल रहे थे कि मोदी बहुमत नहीं मिला सकते, ना गठबंधन का ना पार्टी का, और प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गया और मोदी की पॉपुलैरिटी ओपिनियन पोल में दिखाई देने लगी, तब थोड़े थोड़े आगे सरकने लगे। अभी भी आपको याद होगा, जब बंगाल का चुनाव चल रहा है, 1 महीने पहले तक जो ओपिनियन पोल ट्रैकर वगैरह करते हैं, उसमें कोई बीजेपी को 100 सीटें देने को राजी नहीं था। किसी भी ट्रैकर में, किसी भी ओपिनियन पोल में मार्च या फरवरी में बीजेपी को 100 सीटें कोई नहीं दिखा रहा था। लेकिन मैं तो उससे पहले जनवरी एंड और फरवरी के पहले हफ्ते से लेकर बीजेपी को 150 प्लस बोल रहा था। इसका कारण मेरा जो अभ्यास है, उस पर मेरा विश्वास है, और मुझे जो दिखाई दे रहा था, औरों को दिखाई दे या ना दे, मैं उस पर बोल रहा था। तो ये मेरी भी एक तरीके से आदत हो गई है। जब मीडिया बीजेपी को हराता है तो मैं प्रतीक्षा करता हूं, प्रतीक्षा करता रहता हूं कि जिस दिन मतगणना होती है उस दिन तक मैं प्रतीक्षा करता रहता हूं कि इनको मुक्की कैसी खानी पड़ी। 2019 के पहले तो मैंने एक वीडियो बनाया था, 2017 में मोदी को हारना पड़ेगा, मोदी को हारना पड़ेगा, ऐसा मैंने वीडियो बनाया था, ब्लॉग लिखा था कि 2019 के चुनाव के मतदान की गिनती शुरू होने तक मोदी को रोज हारना पड़ेगा, बीजेपी को रोज रोज हारना पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे हमने एनालिस्ट देखे जो हर 2 घंटे में मोदी की सरकार गिराते हैं। तो ये तो बाकी होना था। अब बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में होगा ही। आपको याद है जब बिहार का चुनाव चल रहा था, तब हर एक कोई क्या बोल रहा था कि नीतीश की तबीयत ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था तो वही बात हो रही थी कि लोकसभा में बुरी तरह से बीजेपी और उनके मित्र दल हार गए थे, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा वगैरह वगैरह। उस वक्त भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि अजीत दादा की बात छोड़ दो, शिंदे और फडणवीस मिलकर ही बहुमत पार कर लेंगे। तब बहुत सारे मेरे दोस्त पत्रकारों ने मेरा मजाक उड़ाया था। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, और मैं क्यों, खुद देवेंद्र फडणवीस बार बार बोल रहे थे लोकसभा में नैरेटिव के कारण हार गए। महायुति और महाविकास आघाड़ी में सिर्फ 2 लाख वोट का फर्क है। अगर 2-3% वोट बीजेपी मेहनत से महाराष्ट्र में बढ़ा देती है तो विधानसभा में पूरा उलटफेर हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। और हुआ, क्योंकि 5-6% बीजेपी ने 6 महीने में इतनी मेहनत की कि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट होता है, लोग जितने वोटिंग के लिए जाते हैं उनको निकालकर अगर वोटिंग के लिए लेके जाया गया तो उलटफेर हो सकता है, और महाराष्ट्र में उलटफेर हो गया, हमने देखा। तो बंगाल में क्या अलग होने वाला था, बिहार में क्या अलग होने वाला था, लेकिन है कि मानने को तैयार नहीं है। बार बार मुंह की खाते हैं, थप्पड़ खाते हैं। चुनाव के नतीजे ऐसे सारे संपादक पत्रकारों को थप्पड़ मारते हैं। और मुझे याद है जब बिहार के चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद आशुतोष और अजीत अंजुम जैसे हिंदी के
वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने मान लिया कि हमको चुनाव के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता, हमारे हमारे अंदाज बिल्कुल गलत होते हैं, हमको आकलन ही करना नहीं आता, यहां तक उन्होंने वीडियो पर बोला है। चाहिए तो आप ढूंढ सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है। अजीत अंजुम हो या आशुतोष हो, इनके जैसे अगर वरिष्ठ पत्रकार भी मान लेते हैं कि हमारा कुछ गलत है, और आशुतोष ने तो यहां तक बोल दिया कि हमारे कुछ प्रिजुडाइज होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं। हम में से बहुत सारा एक वर्ग है पत्रकारों का जिनको बीजेपी जीतते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता, तो हम जो सच्चाई है वो इग्नोर करके सरासर झूठ बोलने लगते हैं, ये उनको मानना पड़ा था। लेकिन ये ज्ञान या साक्षात्कार आशुतोष को कब हुआ था? बिहार के चुनाव के नतीजे आने के बाद। लेकिन जब प्रचार चल रहा था या उसके पहले राहुल गांधी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर वोट चोरी की रैलियां कर रहे थे, तब यही आशुतोष फड़फड़ा रहे थे, नीतीश और बीजेपी के हार के सपने देख रहे थे। तो आज ऐसे पत्रकारों से हम बंगाल के बारे में और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो सपने देख रहे हैं कि ममता दीदी चौथी बार चुनकर आएगी, बड़ी भारी संख्या में आएगी, और ममता दीदी जिस कॉन्फिडेंस से बोल रही है, अब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है, ये तो इनको समझना चाहिए। जो ममता दीदी इसके पहले चुनाव के दिन 4 बजे तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, इस बार वो ममता दीदी सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होते ही अपने घर से बाहर निकलकर अपने चुनाव क्षेत्र में एक एक बूथ को देखने गई थी। ये आत्मविश्वास नहीं होता, इसको आत्मविश्वास गंवाना कहते हैं, इसको डर कहते हैं। 15 साल से पूरे बंगाल को डराने वाली ममता दीदी आज इतनी डर गई है अपने ही चुनाव क्षेत्र में, अपने होम ग्राउंड पर ममता दीदी इतनी डरी है कि एक एक पोलिंग बूथ को, मतदान केंद्र को भेंट दे रही थी। और चुनाव खत्म होने के बाद और बम्पर वोटिंग यानी रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग होने के बाद ममता लड़ रही है तो सच बात है, और लड़ना जरूरी भी है। ऐसे क्रिकेट में बोला जाता है ना कि आखिरी गेंद डाली नहीं जाती तब तक मैच खत्म हुआ, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो ममता अगर मतदान की गिनती तक लड़ रही है तो बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन जो तमाशा कर रही है वो तमाशा उनको फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि मैं बार बार समझा रहा हूं कि 2024 दोनों लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव, तीनों चुनाव में बीजेपी ने जो अपने पैर जमाए बंगाल में, इसमें उनसे क्या क्या गलती हो गई और कहां कहां ममता दीदी और टीएमसी गड़बड़ी करती है, उसका उन्होंने पूरा अध्ययन किया है, अभ्यास किया है। कहां कहां ममता की गड़बड़ी रोक सकते हैं उसका पूरा अध्ययन किया है, और उसके बाद 2026 के लिए बीजेपी ने चुनाव की रणनीति बनाई है। लेकिन क्या बनाई है ये पत्रकारों को पता नहीं है, मीडिया को पता नहीं है, इसलिए आज तक के तरीके से ही आकलन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, एनालिसिस पेश किया जा रहा है। इनको पता नहीं था कि चुनाव आयोग इतनी शांति से चुनाव पूरा कर सकता है। 8 की जगह सिर्फ 2 दौर का वोटिंग लेकर भी हिंसा रोकी जा सकती है। इतनी बड़ी तादाद में सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में तैनात किए जाते हैं, ये किसी पत्रकार ने सोचा तक नहीं था, मैंने भी नहीं। मैं मानता हूं, हमारे दोस्त है धीरेन्द्र पुंडिर, वो पिछले 2 महीने से बंगाल आते जाते रहे। मैंने तो मार्च में उनको कहा था घर जाओ सो जाओ, दिवाली के बाद बंगाल का चुनाव होगा, अभी चुनाव नहीं होगा, क्योंकि 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा और उसके पहले अगर वोटिंग नहीं हुआ
तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि 8 दौर का जो चुनाव होता है वो 2 दौर में पूरा करने का प्लानिंग चुनाव आयोग कर रहा है और उसमें शांति हो, इसके लिए इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस तैनात किए जाएंगे। अलग अलग रूल्स बदलकर गुंडागर्दी, धांधली बंद की जा सकती है, इसकी कल्पना मैंने भी नहीं की थी, लेकिन हुआ है। और हार ममता दीदी को साफ साफ दिखाई दे रही है। ममता मान चुकी है कि वो हार गई है। उनका वो जो ममता दीदी का एक वीडियो वायरल हो गया है, रहेगा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहेगा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। रहेगा का मतलब क्या होता है? अगर ममता दीदी है तो पार्टी है। क्या ममता दीदी मतगणना के बाद रहेगी नहीं? जिंदा तो रहेगी ना। 10, 15, 25, 50, 100 एमएलए तो आएंगे ना। तो तृणमूल रहेगी तो इसका मतलब क्या होता है? तृणमूल सत्ता में नहीं रहेगी, ये ममता दीदी ने बहुत पहले 4 दिन 8 दिन पहले मान लिया है। और यही सबसे बड़ा सबूत होता है कि ममता दीदी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। लेकिन ये बात मानना हमारे यहाँ के सेक्युलर लिबरल पत्रकारों को मंजूर नहीं है। वो ममता दीदी को हारते हुए नहीं देख सकते और उससे भी ज्यादा बीजेपी को जीतते हुए नहीं देखना चाहते। अब नहीं देखना चाहते तो उनको कल्पना की दुनिया में बीजेपी को हराना जरूरी है। और अगर बीजेपी को हराना है तो ममता दीदी को जिताना पड़ेगा कल्पना की दुनिया में। और इसलिए जब तक मतगणना शुरू नहीं होती या मतगणना पूरी नहीं होती, तब तक ऐसे लोगों को अपने विश्लेषण में, अपने एनालिसिस में बीजेपी को हराना जरूरी है। और ये जब ऐसा विश्लेषण में बीजेपी को हराते हैं तो ये नाटक, मतगणना दोपहर आधे से ज्यादा हो जाती है और पिक्चर क्लियर हो जाता है, तब तक ये नाटक चलता रहेगा। बीजेपी हार रही है, ममता दीदी जीत रही है। ये 4 तारीख को दोपहर 12-1 बजे तक हर मीडिया में आपको एक दिखाई देगा कि ममता जीत रही है और बीजेपी हार रही है। और मैं तो मानता हूं मोदी जी ने भी ये स्वीकार किया है कि जब तक जीत हाथ में नहीं आती तब तक हमारे लिए खबरें हमको हराती रहेगी। कल की बात है, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे दौर का वोटिंग खत्म होने के बाद किसी पत्रकार ने ममता दीदी का बयान अमित शाह को सुनाया और बोला आपकी रिएक्शन क्या है कि कोलकाता के बाद दिल्ली से बीजेपी को उखाड़ देंगे, ऐसा कुछ ममता दीदी ने कहा था। तो अमित शाह ने बोला ठीक है उखाड़े। उससे ज्यादा अमित शाह रिएक्ट भी नहीं हुए। तो इससे साफ होता है कि ममता दीदी मान चुकी है। अमित शाह को अपने जीत का आंकड़ा सुनाने की भी जरूरत नहीं थी और ममता दीदी तो 250 से आगे निकल गई है और स्ट्रांग रूम पर जहां ईवीएम रखे गए उसके बाहर जाकर 2-2 घंटे बैठ रही है। यह आत्मविश्वास का मामला है, लेकिन आत्मविश्वास हारने का है। और इसलिए मैं मानता हूं कि 4 मई को दोपहर तक बीजेपी को मीडिया में हारना पड़ेगा। चुनाव में जीतना है लेकिन मीडिया में हारना पड़ता है। और पिछले 12 साल से बीजेपी मीडिया में हर दिन हार रही है और मीडिया में हारने का मतलब चुनाव जीतना होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।